पिछले भाग में आपने सुना था कि सचिन रानी का इंतज़ार करता रहता है और जब वह रात को करीब 1:30 बजे तक नहीं आती तो सचिन को यह लगने लगता है कि मेरा प्यार एक तरफा है और वह बहुत निराश होकर के वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है कि कहाँ जा रहे हैं आप। यह सुन कर के सचिन पीछे मुड़कर देखता है तो नीम के पेड़ के पीछे रानी खड़ी होती है और सचिन उसके करीब जाता है और कुछ दूर पर खड़ा हो कर के दोनों एक दूसरे को गहरी नज़रों से देख रहे होते हैं। इसके आगे की कहानी आज आपको इस दूसरे और आखिरी भाग में सुनाने जा रहा हूँ। फिर रानी और सचिन एक दूसरे को वहाँ देख रहे होते हैं। इसके बाद सचिन रानी को बेंच पर आकर बैठने के लिए कहता है। दोनों वहाँ से धीरे धीरे बेंच की तरफ बढ़ते हैं और बेंच पर आकर के दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सचिन रानी से पूछता है कि आप इतनी लेट क्यों आई। जिस पर रानी कहती है कि मैं तो आपसे पहले यहाँ आ गई थी। यह सुनने के बाद सचिन गहरी नज़रों से रानी को देखने लगता है। फिर रानी से पूछता है कि जब आप मुझसे पहले आ गई थी तो वहाँ क्यों खड़ी थी। यह सुनने के बाद रानी कहती है कि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे पाँव आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैं आपको नीम के पेड़ के पीछे से ही देख रही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपके सामने आऊं, आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं। सचिन फिर रानी को गहरी नज़र से देखने लगता है। तभी सचिन की नज़र रानी के सर से पांव तक जाने लगती है और जब नीचे वह देखता है तो रानी के एक पैर में कीचड़ लगे होते हैं। कीचड़ लगा देख करके सचिन रानी से पूछता है कि आपके एक पैर में ये सब मिट्टी कैसे लगी है। रानी जिसका जवाब देती है कि मैं बचते बचाते आ रही थी एक मेड़ के रास्ते से और मेरे पैर फिसल गए और खेत में चले गए जिसमें पानी भरा था, इसलिए मेरे एक पैर में कीचड़ लग गया और मेरे कपड़े पर भी कुछ मिट्टी लग गई। यह सुनने के बाद सचिन अपनी जेब से रुमाल निकालता है और सामने इंडिया मार्ट का हैंड पंप पे जाता है, रुमाल को भिगो करके लाता है और रानी के कपड़े पर लगे मिट्टी को साफ करने लगता है। और फिर सचिन इंडिया मार्ट का हैंड पंप पे जाता है, अपने रुमाल को भिगो करके धो करके लाता है और नीचे बैठ करके रानी के पैर को साफ करने लगता है। पहले रानी मना करती है लेकिन सचिन कहता है कि आप बैठिए, मैं साफ कर दे रहा हूँ। और उसके बाद अपने रुमाल से रानी के पैर को वह पोंछता है। इस दौरान उसके हाथ कभी कभी रानी के पाँव से छू जा रहे थे, जिससे रानी और सचिन को एक मीठा मीठा एहसास हो रहा था। इस दौरान सचिन भी रानी को अपनी नज़रें ऊपर करके देखता और रानी भी सचिन को एकटक देखती। सचिन रानी के कपड़े और पाँव में लगे कीचड़ को साफ करने के बाद उसके पैर से उसका सैंडल निकालता है और उसे ले जा करके इंडिया मार्ट का हैंड पंप पे धो करके ला करके रानी को फिर पहना देता है। ये सब करते हुए रानी सचिन को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख रही होती है। इसके बाद सचिन अपने रुमाल को धो करके फिर आता है और रानी के बगल कुछ दूर पर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को इस दौरान गहरी नज़रों से देख रहे होते हैं और इस चांदनी रात में, सुनसान रात में दोनों के दिलों की धड़कन की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई पड़ रहा होता है। दोनों के दिल धक धक कर रहे होते हैं और समय इन सब बातों में कब 4 बज गया दोनों को पता नहीं चला।
और जब गांव के मंदिर से भगवान की आरती बजने लगी तब दोनों को यह एहसास हुआ कि सुबह के 4 बज गए हैं। इसके बाद रानी कहती है कि सुबह हो गया है, मैं जा रही हूँ, नहीं तो घर के लोग जग जाएंगे। और यह कह कर के रानी बेंच से उठती है और जाने लगती है। रानी आगे बढ़ती और मुड़ मुड़ के सचिन को देख रही होती है। सचिन को ऐसे लगता कि जैसे मेरा सब कुछ लेकर के कोई मुझसे दूर जा रहा हो। और इसके बाद रानी घर आ जाती है और सचिन भी अपने घर आ जाता है। सुबह होता है, रानी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और कॉलेज पहुंच करके शिवानी का वह इंतज़ार करती होती है, लेकिन शिवानी उस दिन नहीं जाती। रानी कॉलेज से घर आती है, उसके ख्यालों में बस सचिन होता, सचिन ही रहता। सचिन उसी शाम को घर से सारे खाने पीने का सामान लेकर के इलाहाबाद के लिए निकल लेता है और वहाँ पहुँच करके पढ़ाई में लग जाता है। लेकिन 1 महीना सचिन का वहाँ ऐसे कटता जैसे रानी को देखे हुए 1 बरस हो गया और उसका मन रानी के ख्यालों में हमेशा खोया रहता, रानी की यादों में हमेशा उलझा रहता। रानी की यादों में जब भी सचिन विचलित होने लगता और परेशान होने लगता तो अपने उस हाथ को निहारता जिस हाथ से रानी के पाँव को साफ करते हुए छुआ था, उसे बहुत गौर से निहारता। उसके बाद भी सचिन का दिल नहीं मानता तो उस रुमाल को जेब से निकालता और उसे चूम लेता। इधर रानी सचिन के यादों में खोई रहती और जब भी वह स्नान करती, अपने पाँव को धोती, तो बरबस उसे सचिन की याद आ जाती और वो सीन उसके नज़र के सामने घूमने लगता जब सचिन अपने रुमाल से रानी के पाँव को साफ कर रहा था और उसके हाथ कभी कभी रानी के पाँव को छू रहे थे। उधर सचिन रानी को देखे बगैर, रानी से मिले बगैर इतना परेशान हो जाता है कि 1 महीना 10 दिन गुजरते ही वह फिर घर आ जाता है और अपनी बहन को पत्र देता है और रानी को उस जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। सचिन और रानी जब उस खंडहर वाले जगह पर मिलते हैं तो सचिन रानी से कहता है कि आपको अब देखे बगैर, आपसे मिले बगैर मुझे कहीं चैन नहीं रहता, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसको सुनने के बाद रानी कहती है कि यही हाल तो मेरा है, आपको देखे बगैर यह 1 महीना कैसे गुजरा यह मैं जानती हूँ। इसके बाद सचिन कहता है कि रानी अब तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊँगा। यह सुनने के बाद रानी कहती है कि मैं भी, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगी, मैं जिंदा नहीं रहूँगी। जब यह रानी कहती है कि मैं मर जाऊँगी तो सचिन रानी को समझाता है कि नहीं रानी, हम जीते जी मिलेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम इस दुनिया को दिखा देंगे कि हम जिंदा रह के मिलेंगे। इसके बाद सचिन रानी के हाथ पर अपने हाथ को रख देता है और आँखों में आँखें डालकर रानी से कहता है, आई लव यू रानी, आई लव यू। यह सुनने के बाद रानी भी सचिन से कहती है, आई लव यू सचिन, आई लव यू। इसके बाद दोनों लिपट जाते हैं। कुछ पल लिपटे रहने के बाद दोनों अलग होते हैं और फिर मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। समय कहाँ रुकने वाला, सुबह के 4 बज जाते हैं और दोनों वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल लेते हैं। सचिन इलाहाबाद जाने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन जाने से पहले सचिन एक बार फिर रानी को देखना चाहता है और जब रानी कॉलेज जा रही होती है, सचिन रास्ते में उसे देखता है और रानी भी उसे गौर से देखती है। इसी दौरान वहाँ रानी का भाई राजेंद्र आ जाता है और सचिन और रानी को
इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए देख लेता है। कहते हैं दोस्तों, इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। रानी के भाई राजेंद्र को यह पता लग जाता है कि सचिन मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। यह जान करके वह आग बबूला हो जाता है और सचिन के पिता रामनाथ मिश्र के घर पहुंच जाता है और रामनाथ से कहता है कि चाचा, सचिन को आप समझा दीजिए कि वह ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके और हमारे परिवार के बीच में कोई तनाव हो, झगड़ा हो। रामनाथ राजेंद्र को समझाते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आने दो, सचिन को मैं डांट दूंगा और वह इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा जिससे आपके और हमारे परिवार के बीच में कोई तनाव हो, कोई मनमुटाव हो। और यह सुनने के बाद राजेंद्र यादव वहाँ से चला आता है और जब सचिन घर पे आता है तो उसके पिता रामनाथ सचिन पर भड़क जाते हैं कि तुम्हें इसीलिए इलाहाबाद पढ़ा रहा हूँ कि तुम ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हारी शिकायत आए। सचिन अपने सर को नीचे करके अपने पिता की सारी बातें सुन रहा होता है। सचिन के पिता रामनाथ सचिन को वार्निंग देते हैं कि इसके बाद अगर तुम्हारी कहीं से कोई शिकायत आई तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। यह सुनने के बाद सचिन अपने पिता को देखने लगता है और सर नीचा करके अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद अपने कपड़े को समेटने लगता है और अपनी माँ और अपनी बहन से कहता है कि मेरा सारा सामान तैयार कर दीजिए, मैं आज ही शाम वाली गाड़ी से इलाहाबाद चला जाऊंगा। और शाम को ही सचिन इलाहाबाद के लिए निकल लेता है। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला, कहाँ थमने वाला। सचिन बीए में अच्छे अंकों से पास होने के बाद बीएड में एडमिशन करवा लेता है और वह टीचर बनने के लिए पढ़ाई में लग जाता है। इधर रानी अच्छे अंकों से इंटरमीडिएट पास होने के बाद बीए में वह अपना एडमिशन करा लेती है। समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और सचिन के खुशी का उस दिन कोई ठिकाना नहीं रहता जिस दिन आजमगढ़ के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर उसकी सरकारी टीचर के रूप में नियुक्ति हो जाती है। सचिन वहीं विद्यालय के बगल कमरा लेकर के रहने लगता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है, लेकिन उसके जहन में एक सूरत हमेशा रहती जिसका नाम रानी होता है। और इधर रानी बीए की पढ़ाई कर रही होती है और उसके परिवार के लोग उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन रानी यह कह के मना कर देती है कि मुझे अभी शादी नहीं करना है। एक दिन रामनाथ मिश्र अपनी बेटी शिवानी से कहते हैं कि बेटा, सचिन को फ़ोन कर दो, 2 दिन उसकी छुट्टी है और तुम्हारी माँ मैके गई हुई हैं, वहाँ से उनको लेकर के घर छोड़ जाए। इसके बाद यहाँ से वह फिर अपने स्कूल पे चला जाएगा। शिवानी सचिन को फ़ोन करती है। यह सूचना मिलने के बाद सचिन तैयार होने लगता है। उसकी उस दिन छुट्टी रहती है और अपने ननिहाल वह पहुंच जाता है। वहां जाता है, माँ को तैयार कराता है और घर आने के लिए वह निकल लेता है। इसी दौरान राजेंद्र अपने ससुराल गया होता है, जहां उसके ससुराल में उसके छोटे साले की शादी होती है और अपनी पत्नी को छोड़ करके वह लौट रहा होता है। और रास्ते में वह आ रहा होता है, तभी सामने से एक तेज़ रफ्तार से आ रही कार राजेंद्र के बाइक को ठोकर मार देती है और वह सड़क के नीचे चला जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सचिन उधर अपनी माँ को लेकर के घर के लिए आ रहा होता है और रास्ते में भीड़ देखता है तो अपनी बाइक को रोकता है और लोगों से पूछता है कि भाई साहब क्या हो गया है, यहाँ आप लोग जो जमा हुए हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि बेटा, यहाँ एक आदमी घायल हो गया है और वह सड़क के नीचे खाई में पड़ा हुआ है। सचिन अपनी बाइक को रोकता है और माँ को उतरने के लिए कहता है
और नीचे उतर के देखने जाने लगता है। नीचे जब वह जाकर के देखता है तो वह और कोई नहीं राजेंद्र यादव होता है। यह देख करके सचिन विचलित हो जाता है और राजेंद्र यादव के सर को अपने गोद में उठा करके वहाँ खड़े हुए लोगों से हेल्प मांगने लगता है। सचिन और कुछ लोग राजेंद्र को उस खाई से बाहर लेके आते हैं और सचिन अपनी बाइक पर राजेंद्र को जैसे तैसे बैठाता है और अपनी माँ से राजेंद्र को पकड़ने के लिए कहता है। राजेंद्र के सर से बह रहे खून सचिन के माँ के कपड़े में इस दौरान लग रहा होता है। राजेंद्र को सचिन ले करके जिला अस्पताल की तरफ भागता है। वहाँ ले जा कर के सचिन राजेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराता है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। यह खबर जब शंकर यादव को मिलती है तो वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सचिन और उसकी माँ वहाँ खड़े हुए हैं, जिनके कपड़े में राजेंद्र का खून लगा हुआ होता है। यह देखने के बाद शंकर यादव एकटक सचिन और सचिन की माँ को देख रहे होते हैं। शंकर यादव की पत्नी भी यह सब देख रही होती हैं और रानी जब सचिन और सचिन की माँ को वहाँ देखती है तो वह एकटक सचिन को देखने लगती है। रानी की माँ रानी से एक बोतल पानी लाने के लिए कहती है और रानी बाहर निकल कर के एक बोतल पानी लेके आती है और अपनी माँ को वह देती है। रानी की माँ सचिन के माँ के कपड़े पे लगे राजेंद्र के खून को धोने लगती हैं और अपनी साड़ी से सचिन की माँ के चेहरे और जहाँ जहाँ राजेंद्र के खून लगे होते हैं वह धोने लगती हैं, साफ करने लगती हैं। जिस पर सचिन की माँ कहती हैं कि रहने दीजिए बहन जी, बस बाबू ठीक हो जाए, ये सब तो छूट जाएगा। और सचिन को इस दौरान शंकर और शंकर की पत्नी रानी सब लोग निहार रहे होते हैं। उधर राजेंद्र के दोनों हाथ में ग्लूकोज लगा होता है और उसके सर पे जो गंभीर रूप से जहाँ चोट लगी थी माथे पर, वहाँ पट्टी बंधी होती है। सब लोग वहाँ खड़े हुए रहते हैं और यह सोच रहे होते हैं कि कब राजेंद्र को होश आए। करीब 2 घंटे के बाद जब राजेंद्र को होश आता है तो वह सामने अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन और सचिन की माँ को खड़ा हुआ पाता है। फिर वह पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, जिसका सब लोग कोई जवाब नहीं देते। तभी वहाँ राजेंद्र की पत्नी सरिता भी अपने भाइयों के साथ आ जाती है और राजेंद्र को होश में आया हुआ वह देख करके उसके जान में जान आती है। इसके बाद शंकर अपनी बेटी रानी से कहते हैं कि बेटा जाओ बाहर से 10-15 कप चाय लेके आओ। यह सुनने के बाद सचिन कहता है कि आप यहीं रहिए, मैं चाय लेके आ जा रहा हूँ। और सचिन वहाँ जाता है और चाय और नमकीन लेकर के आता है। सब लोग वहाँ चाय पीते हैं और एक दूसरे को सब गहरी नज़रों से देख रहे होते हैं। राजेंद्र यादव पूरी तरह से ठीक हो जाता है और 2 दिन बाद उससे डॉक्टर घर भेज देते हैं। घर आने के बाद राजेंद्र यादव सचिन को लेकर के जो उसके मन में कड़वाहट थी, नफ़रत थी, वह उस पर अफसोस करता है कि अगर आज सचिन और सचिन की माँ समय पे ना आए होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। समय गुजरता रहता है। एक दिन राजेंद्र यादव अपनी माँ से कहता है कि क्यों ना रानी की शादी सचिन के साथ कर दिया जाए। राजेंद्र की ये बात शाम को अपने पति शंकर यादव से कहती हैं तो शंकर यादव कहते हैं कि जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
इसके अगले दिन राजेंद्र की माँ राजेंद्र से कहती हैं कि बेटा, हम लोगों को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो हम लोग रानी की शादी सचिन के साथ कर देंगे। इसके अगले दिन राजेंद्र सचिन जहाँ रहता है उसके क्वार्टर पर पहुँचता है और बाहर से दरवाजे की कुंडी को खड़काता है। सचिन दरवाज़ा खोलता है और सामने राजेंद्र को देखता है तो वह दो ही पल में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। फिर कहता है कि आइए भैया, आइए बैठिए। फिर सचिन राजेंद्र को घर के अंदर ले जाता है, बैठाता है और उनके लिए पानी लेके आता है और फिर कहता है कि भैया आप बैठिए, मैं चाय बना के लेके आता हूँ। राजेंद्र कहते हैं कि नहीं सचिन, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। यह सुनने के बाद सचिन कहता है कि क्या बात करना है भैया, बताइए। फिर राजेंद्र सचिन को कहते हैं आके बगल बैठो, फिर बात करते हैं। सचिन राजेंद्र के सोफ़े के बगल सोफ़े पे बैठ जाता है और कहता है कि बताइए भैया। फिर राजेंद्र सचिन के हाथ को थामते हुए कहते हैं कि सचिन, तुमसे मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सचिन भी राजेंद्र के हाथ को थाम लेता है और कहता है कि भैया आप लोगों की जैसी मर्जी, लेकिन एक बार आप लोग हमारे पिताजी से भी बात कर लीजिए। जिस पर राजेंद्र कहते हैं कि मैं क्या आपके पिताजी के पास मुँह लेके जाऊं, उनसे उस दिन मैं बहुत नाराज़ होकर बात किया था, तुम अपनी माँ अपने पिताजी से बातें कर लो। कहते हैं ठीक भैया, मैं अपने माता पिता से इस संबंध में बातें कर लूँगा। राजेंद्र इन सब बातों को करने के बाद वहाँ से आने लगते हैं और सचिन को वह नमस्ते करते हैं तो सचिन उनके पाँव को छू करके उन्हें प्रणाम करता है। इसके अगले दिन सचिन घर आ जाता है और अपनी मम्मी से ये सारी बात बताता है। यह सुनने के बाद सचिन की माँ सचिन से कहती हैं कि बेटा, रानी तो वैसे सचमुच रानी है, उसे कौन नहीं अपना बहू बनाना चाहेगा और यह मेरा सौभाग्य होगा कि रानी मेरे घर बहू बन के आएगी। फिर सचिन कहता है कि आप पिताजी से बात कर लीजिए। फिर रात होता है और सचिन की माँ रामनाथ मिश्र से इस मुद्दे पर बात करती हैं तो रामनाथ मिश्र कहते हैं कि सचिन, और आपको अगर ये रिश्ता पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद वो घड़ी भी आ जाती है जिस दिन सचिन और रानी की शादी हो जाती है। रानी दुल्हन बन के सचिन के घर आ जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।